क्योंकि जो खाना खा रहे हैं वो ताली बजाएंगे तो खाना गड़बड़ हो जाएगा, कपड़ों पर निशान पड़ जाएंगे, तो वो खाने में लगे रहे। किया है आपने यहाँ से? देखिए, आज हमारे दूसरे स्थापना दिवस पर सारा समाज यहाँ पे आया। सिख समाज के लोग यहाँ पे आए, जाट समाज के लोग यहाँ पे आए, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पे आए, और ना सिर्फ गुरुग्राम से आए, हरियाणा के अलग अलग कोनों से आए हैं। और आज हमने दूसरे स्थापना दिवस पर मानवता का, भाईचारे का संदेश दिया है। जो काम हमारी वर्तमान सरकार हमें बांटने में लगी हुई है, हमें काटने में लगी हुई है और हमको छांटने में लगी हुई है, क्योंकि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हमने कोशिश करी है 2 साल पहले से कि हम समाज जो बट रहा है, समाज को जागरूक करेंगे, समाज को जोड़ेंगे। और आज इसका जीता जागता उदाहरण, इसका प्रमाण आप सबके बीच में है, क्योंकि इस कार्यक्रम में दिव्यता भी थी, भव्यता भी थी और मानवता भी थी। 2014 के बाद आपने कहा, यहाँ से आपके जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने कहा कि देश का सर्वनाश हुआ है। क्या इसको बदलाव करने के लिए क्या करेंगे और किस तरह का सर्वनाश हुआ? हर बदलाव क्रांति मांगती है। देखिए, जैसे हमारे मुख्य अतिथि ने बोला कि 2014 के बाद, देखिए हम सबको पहले दिल से बात करनी पड़ेगी। हमारा दिल सबका जानता है, लेकिन हम कई बार भय होके डर जाते हैं, हम नहीं बोल पाते। लेकिन 2014 के बाद हमको मालूम चला कि हिंदू खतरे में है, हमारा समाज खतरे में। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश के 80% IPS हिंदू, जिस देश के 80% IAS हिंदू, वो देश खतरे में। ये तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और जनसेवक क्रांति पार्टी पढ़े लिखे युवाओं का संगठन है, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो यही जानते हैं कि ईश्वर ने 2 ही जात बना के भेजी थी, स्त्री की, पुरुष की, और धर्म मानवतावाद का था। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 2014 से पहले क्या हिंदू खतरे में नहीं थे? तो यही तो सवाल है, यही सवाल तो हमें अपनी सरकार से पूछना है कि वो बार बार बोल रहे हैं हिंदू खतरे में। हिंदू कौन खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी सरकार खतरे में है। क्योंकि उनको मालूम है, अगर हमारे देश का नागरिक जागरूक हो गया, हमारे देश का नागरिक समझदार हो गया, हमारे देश का नागरिक शिक्षित हो गया, तो वो सवाल पूछेगा। तो इसी सवाल को दबाने के लिए वो एक दबाव बना रहे हैं। वो हमारे को जातियों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, हम लोग हिंदुस्तानी थे। अब क्या हुआ है? अब हिंदू हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, सिख हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं। ये सवाल हमें सरकार से पूछने की ज़रूरत है कि तुम हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं को खतरे में बता रहे हो। नहीं, खतरे में तुम लोग हो। तुम्हें खतरा है कि अब 2024 में हरियाणा से इस सरकार का सफाया तय है। लोग जागरूक हो गए हैं। हरियाणा के अंदर अब जन सेवा करनी होगी, राजनीति नहीं करनी होगी, क्योंकि राजनीति करते करते इन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति करी है। सेवा नीति करनी है। 2024 के चुनाव कि देखिए, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, और मीडिया सच दिखलाने वाला खंभा होता है। लेकिन हमारी सरकार, मैं अगर बात करूं जो नेशनल मीडिया है, कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। आप जो यूट्यूब चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपका मान सम्मान भी करता हूं कि आप लोग गुरुग्राम का, हरियाणा का सच लोगों के सामने ला रहे हैं और बिना डरे इस वर्तमान सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। खाली कुर्सियां मात्र 51 लोगों को सरकार सही पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है। करने की अनुमति प्रोग्राम तो उससे इस पे आपका रिलेटेड विचार रखिए। देखिए, वैसे तो यह प्रोग्राम का विषय नहीं है, ये हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है। हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने एक बयान दिया था कि हमारी हरियाणा की जनता को वो सुरक्षा नहीं दे सकते। अरे भाई, अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते, जनता की उम्मीद तो आपसे है। हमारे युवा आपकी तरफ उम्मीद लगा के देखते हैं, हमारे बुजुर्ग आपकी तरफ उम्मीद लगा के देखते हैं, हमारे पहलवान आपकी तरफ उम्मीद लगा के देखते हैं, हमारे किसान आपकी तरफ उम्मीद लगा के देखते हैं। तो ऐसे बयानों से उनकी उम्मीद टूट जाती है। अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप कुर्सी छोड़ दो। आप कुर्सी नहीं छोड़ोगे तो 2024 में आपकी कुर्सी जाना वैसे ही तय है। क्यों आप अपनी मिट्टी पलीत करा रहे हो, अपनी सरकार की बेइज्जती करा रहे हो? क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सबको मालूम चल गया है। और अखिलेश भाई ने जो बात करी, नू मेवात में जो हुआ वो प्रायोजित था। मैं नैतिक जिम्मेदारी लेके कहना चाहता हूँ, वो प्रायोजित था। अब उसका गुनहगार, उसके जिम्मेदार कौन था, वो तो जांच में पता चल ही जाएगा। मैंने क्या पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेवात के अंदर आज से पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। अभी क्यों हुआ? क्योंकि अगले साल चुनाव है, उनको अपने चुनावों का खतरा है। उनके पास एक ही केंद्र बिंदु है कि बांटो, काटो और छाटो और अपने वोट बटो। मतलब राजनीतिक
फायदे के लिए ये किया गया था? बिल्कुल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रायोजित था, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मुझे नहीं मालूम कौन जिम्मेदार था, लेकिन ये जांच होगी, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मुझे नहीं पता सरकार इस पे क्या कितना काम कर रही है, वो तो समय आने पे मालूम चल ही जाएगा। आपने